Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो कि आपके लेक्चर कैडर एंड नेट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विच इज़ द स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसके अंदर हम इसको समझेंगे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। तो आज हम जो है एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं ऑब्वियसली, पर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आते हैं कि लेट सपोज कि आपको कोई पोटेंशियल जो है दे दी है, ट्रेजेक्ट्री दे दी है पोटेंशियल का, या यू कैन से कि ग्राफ दे दिया है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम कोई पार्टिकल है उसको सर्टेन एनर्जी पे इंसिडेंट कराते हैं किसी ऐसे प्रॉब्लम के अंदर कि उसकी जो पोटेंशियल है वो गिवन है इस तरह से, जो कि अभी हम यहाँ पे विद एन एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो हमें बताना है कि क्लासिकली अलाउड रीजन्स कौन से हैं फॉर अ गिवन पोटेंशियल एंड क्लासिकली फॉरबिडन रीजन्स कौन से हैं फॉर अ गिवन पोटेंशियल। अभी हमारे पास जो है दो तरह के रीजन्स होते हैं। वन इज क्लासिकली अलाउड रीजन्स, वन इज क्लासिकली अलाउड रीजन एंड अदर इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो हमारे पास ये दो तरह के रीजन्स होते हैं। क्लासिकली अलाउड रीजन मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो उस रीजन में जा सकता है, वेयर एज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो उस रीजन में नहीं जा सकता है। तो क्लासिकली जो अलाउड रीजन होता है उसके अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट कैन बी इक्वल्स टू जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आई विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर उस रीजन के अंदर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी या फिर जीरो रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो उस रीजन में रह सकता है। एंड इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन जीरो होगी। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, यानी कि ऐसा रीजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है वहां पे हमारा पार्टिकल जो है वो नहीं रहेगा। दैट मीन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव and kinetic energy is equals to zero. Kinetic energy zero corresponds to particle at rest. जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे जो है उसको हम क्लासिकली अलाउड रीजन बोलेंगे, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो पे हम उसको क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बोलेंगे। अगेन एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ काइनेटिक एनर्जी की तो मुझे टोटल एनर्जी को लाना पड़ेगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। T इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको T की बजाय टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करती हूँ, E इज इक्वल्स टू K प्लस P या K plus V. Here kinetic energy is equals to E minus V. As in the classically allowed region, K जो है हमारा यानी कि kinetic energy जो है वो greater than equals to zero है, तो E माइनस वी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्लासिकली अलाउड रीजन की बात कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ से हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि अगर कल को हमें कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर टोटल एनर्जी उस ग्राफ से डाउन होएगी तो वो हमारे पास
वो वाला जो रीजन होगा वो हमारे पास क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा, वेयर एज वो जो टोटल एनर्जी का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से अबव होगा तो हम कहेंगे कि वो वाला हमारा रीजन जो है वो अलाउड रीजन है। अब अगर आपको ये नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, वहां से आपको और ज्यादा ये जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और चीज जो है मैं आपको नोट कराना चाहूंगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, it is always positive. Second point is whenever there is a interaction, whenever there is a interaction between two bodies, there is a interaction between two bodies, potential energy will be there, potential energy will be there। ठीक है, and the third point is if the particle is moving, if the particle is moving between the turning points, if the particle is moving between the turning points, then it is bounded motion, then it is bounded motion। अब आप लोग पूछेंगे कि यार टर्निंग पॉइंट तो हमें बताया ही नहीं, तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जहां पे हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो लेट्स सपोज कि पार्टिकल आ रहा है और मैं कह रही हूँ कि इस पॉइंट पे जो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, जीरो हो जाएगा, एंड देन इट विल टर्न बैक, इट विल टर्न बैक। हाँ ऑब्वियसली कुछ सर्टेन केसेस में ये चीज ट्रू नहीं भी होती है, पार्टिकल टर्न करने की बजाय उस पॉइंट पे ट्रैप हो जाता है, बट डोंट वरी, वो हम एक टिपिकल प्रॉब्लम लेवल पे पढ़ेंगे। बट इन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे जीरो हुई, पार्टिकल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एंड देन पार्टिकल विल टर्न बैक, दैट इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है ना, अब ये तो था एक मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट कराने के लिए बहुत ही बेसिक चीज। ठीक है, अब पेपर में तो इसके ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी विद एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, इन ऑर्डर की कल को आप हायर प्रॉब्लम पे जो है वो जा सकें। सो या we are having a graph E by V and X। ठीक है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल का जो है वो ग्राफ दे रखा है, जो पोटेंशियल है वो इस तरह से वेरी कर रही है, ऐसे। ठीक है, हमारी जो पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, ऐसे। ठीक है, दिस इज गिवन। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं, 0 A B C, here D E F and G। ठीक है, ये X का हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं कि बताओ कि अगर पार्टिकल के पास एनर्जी है E1, अगर पार्टिकल के पास एनर्जी है E1, तो उसके लिए अलाउड रीजन्स कौन से होंगे। अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमारे पास E1 है, तो वो कह रहे हैं कि अलाउड रीजन उसके लिए क्या होंगे। ठीक है, सेकेंड दे रखा है, अगर हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी E2 है, फर्स्ट पार्ट ओनली E1, सेकेंड पार्ट E2, अगर पार्टिकल के पास एनर्जी E2 है तो उसके पास
अलाउड रीजन्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेसिकली हमें अलाउड रीजन्स के बारे में बताना है with the given graph with the given curve, potential curve, इसको potential curve बोला जाता है। तो उससे हमें बताना है कि इसके लिए हमारे पास अलाउड रीजन्स कौन से होंगे। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि कभी भी अलाउड रीजन आ जाता है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द पोटेंशियल। अगर एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल होती है तभी सिर्फ उस केस में हमारे जो रीजन है वो अलाउड होते हैं, सिर्फ वही रीजन जो अलाउड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे E2 को हटा दूं एक बार, E2 एक बार आप देखो ही मत, ठीक है, E1 को देखो सिर्फ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओनली नंबर 1 केस हैविंग द एनर्जी E इज इक्वल्स टू E1। अगर मैं E1 एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखिए E1 वाली जो ग्राफ है, E1 वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व के नीचे है, यानी कि एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू V, एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, बिकॉज एनर्जी हमारी ये रही, ठीक है, और हमारा जो ग्राफ है पोटेंशियल का वो ऊपर है, ठीक है, एनर्जी का ग्राफ डाउनवर्ड है और पोटेंशियल का ग्राफ अपवर्ड है। तो दैट मीन अगर पार्टिकल के पास एनर्जी E1 होएगी, ठीक है, अगर पार्टिकल के पास एनर्जी E1 होएगी तो हमारे पास 0 से लेकर के G तक का रीजन, 0 से लेकर के G तक का रीजन, यानी कि ये जो सारा का सारा रीजन है, 0 से लेके G तक का रीजन जो सारा का सारा रीजन है, इट इज फॉरबिडन रीजन, इट इज फॉरबिडन रीजन। सिंपल, समझ पा रहे हैं ना। दिस इज अ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी कि इफ द पार्टिकल इज हैविंग द एनर्जी E इज इक्वल्स टू E1 विद अ गिवन पोटेंशियल, जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो उस पार्टिकल के पास कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो अलाउड हो, सारा का सारा रीजन उस पार्टिकल के लिए क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में जो है वो काउंट होने वाला है। तो इफ द पार्टिकल इज हैविंग एनर्जी E इज इक्वल्स टू E1, तो पार्टिकल के लिए सारा का सारा रीजन क्या है, फॉरबिडन रीजन है। दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो E इज इक्वल्स टू E1 के लिए क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है 0 से लेके G तक का, सारा का सारा 0 से लेके G तक का जो रीजन है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। वेयर एज अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड केस की, वेयर पार्टिकल की एनर्जी E इज इक्वल्स टू E2 है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या है, E2 है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पार्टिकल की एनर्जी E2 है तो आप लोग देखिए सारा का सारा जो है E2 से ऊपर है, ये भी E2 से ऊपर है, ये सारा का सारा रीजन E2 से ऊपर है। ओनली दिस रीजन, सिर्फ इतना इतना रीजन जो है हमारा वो E2 से नीचे आ रहा है। तो टोटल एनर्जी से नीचे वाला जो पोटेंशियल होगा सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिकल का अलाउड रीजन हुआ। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला, B से लेके C तक का रीजन, B से लेके C तक का रीजन, ओनली B से लेके C तक का रीजन, x इज इक्वल्स टू B से लेके C तक का रीजन ओनली क्लासिकली अलाउड रीजन है फॉर द पार्टिकल, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस रीजन में पार्टिकल जा सकता है और किस रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ B से लेके C तक के रीजन में पार्टिकल जो है वो जा सकता है, अदरवाइज और किसी रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता है, बिकॉज वहां पे हमारी क्लासिकली अलाउड रीजन की जो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। एक और केस हम लेकर के देखते हैं। इफ द पार्टिकल इज हैविंग द एनर्जी E3, अगर मैं कहूँ कि E3 है पार्टिकल की एनर्जी, आप लोग ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये बना दूँ E3 पार्टिकल की एनर्जी, ये मैंने बना दी E3, पार्टिकल की एनर्जी क्या है E3, चलो E3 हमने बना दी। अब आप लोग देखिए कि सारी की सारी जो पोटेंशियल है, लेट मी इरेज दिस फर्स्टली, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, देखो E3 हमारे पास ये रही, अब ये वाला सारा पोर्शन जो है वो टोटल एनर्जी से नीचे है, ये वाला सारा जो पोटेंशियल का पोर्शन है वो टोटल एनर्जी से नीचे है। ये देखिए ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन जो है वो टोटल एनर्जी की कर्व से नीचे है। तो टोटल एनर्जी की कर्व ऊपर होनी चाहिए, और टोटल एनर्जी की कर्व से जो पोटेंशियल वाली कर्व है अगर वो नीचे, वो सारा का सारा अलाउड रीजन होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि B से लेके D तक का रीजन,
ये देखो बी से लेके डी तक का रीजन, बी से लेके डी तक का रीजन, दिस इज अ फॉर केस नंबर थर्ड हैविंग द एनर्जी इज इक्वल्स टू E3, बी से लेके डी तक का रीजन अलाउड है। उसके बाद आप लोग देखो ई से लेके एफ तक का रीजन अलाउड है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ऊपर चला गया ना, ये वाला तो अलाउड रीजन नहीं होएगा, ये तो ऊपर चला गया। अब ई से लेकर के एफ तक का रीजन, ई से लेकर के एफ तक का रीजन, ई से लेके एफ तक का रीजन भी अलाउड है। और उसके बाद अगेन अगर एफ से लेके जी तक का रीजन देखें तो ये तो सारी ग्राफ ऊपर है, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो बी से लेके डी तक का और ई से लेके एफ तक का रीजन जो है वो क्लासिकली अलाउड रीजन है फॉर द पार्टिकल, बाकी सारा का सारा जो है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। ठीक है, तो आपको अगर ये चेक करना आ जाता है, अब ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन टू अटेम्प्ट द फर्दर क्वेश्चंस, बट आपको पता होना चाहिए फर्स्टली कि कौन सा रीजन क्लासिकली अलाउड है, कौन सा रीजन क्लासिकली फॉरबिडन है, कहाँ पे हमारा पार्टिकल आ सकता है और कहाँ पे हमारा पार्टिकल नहीं आ सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई डाउट लग रहा है कि यार हमें नहीं समझ आ रहा, या फिर इस तरह से क्या इसके अंदर अलाउड रीजन या फिर कुछ भी एनी ऑफ द क्वेरी, एनी ऑफ द डाउट, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि यार इस तरह के क्वेश्चन हमें और करने हैं, है ना, तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या आज की वीडियो लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।